को नमस्कार। आज अपन थर्ड ईयर की क्लास में नेपोलियन बोनापार्ट जो अपना टॉपिक चल रहा है उसी के अंदर आगे का पॉइंट देखते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट का मास्को अभियान। जैसा कि बच्चों मैंने पहले तुम्हें बताया था कि नेपोलियन बोनापार्ट की जो महाद्वीपीय व्यवस्था थी जिसके कारण वो पतन की ओर अक्सर होने लगा था, उसी के अंदर उसका था पोप से शत्रुता, स्पेन का राष्ट्रीय आंदोलन। इसके अंतर्गत अपन आगे देखते हैं आज मास्को अभियान। नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था ने रूस को भी फ्रांस का शत्रु बना दिया था, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी थे जिनकी वजह से दोनों की मैत्री टूट गई। पहला कारण रूस के सामंतों का फ्रांस के प्रति विरोध था। फ्रांसीसी क्रांति ने उस देश के सामंतों को विशेषाधिकारों तथा जागीरों से वंचित करके दीनहीन बना दिया था। इससे रूसी सामंतों को बड़ी ठेस पहुंची थी और वे अपने राजा पर फ्रांस विरोधी नीति अपनाने पर निरंतर जोर डालते रहे। महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण रूसी सामंतों को भी इंग्लैंड से आमोद प्रमोद तथा भोग विलासिता का सामान प्राप्त करने में बहुत कठिनाई आ रही थी। दूसरा कारण रूस का जार अलेक्जेंडर था। दूसरा कारण क्या था? रूस का जार अलेक्जेंडर था। उसे नेपोलियन की मैत्री से तो कुछ लाभ नहीं मिला था, वह मिल चुका था। उसने फिनलैंड और डेनब्यूग का क्षेत्र भी ले लिया था। अब और अधिक लाभ की आशा न थी, क्योंकि नेपोलियन ने रूस को कुस्तुनिया न देने का फैसला कर लिया था। अलेक्जेंडर को यह डर था कि कहीं नेपोलियन पोलैंड के राज्य का पुनरुद्धार न करे। इस स्थिति में उसे भी पोलैंड के अपने क्षेत्रों से हाथ धोना पड़ सकता था। परंतु तनाव का मुख्य कारण महाद्वीपीय व्यवस्था थी। मुख्य कारण क्या था? महाद्वीपीय व्यवस्था। जर्मनी में इस व्यवस्था को सख्ती के साथ लागू करने की दृष्टि से नेपोलियन ने ओल्डेनबुर्ग की डची को अपने अधिकार में ले लिया था। यहाँ का शासक जार अलेक्जेंडर का बहनोई था, अतः जार का रुष्ट होना स्वाभाविक ही था। इसके बाद नेपोलियन ने जार को भी शक्ति के साथ महाद्वीपीय व्यवस्था का पालन करने को कहा, परंतु जार ने न केवल असंतोषजनक उत्तर ही भिजवाया, अपितु उसने तटस्थ देशों के जहाज़ों को रूसी बंदरगाहों में आने के लिए कुछ सुविधाएं भी दे दी, जिससे नेपोलियन क्रोधित हो उठा और उसे रूस पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया। रूस के बारे में यह विख्यात था कि वहाँ छोटी सेनाएं परास्त हो जाती है और बड़ी सेना भूखों मर जाती है। नेपोलियन इस सत्य से भली भांति परिचित था। उसने एक विशाल सेना तैयार की जिसमें लगभग 6 लाख सैनिक थे। इतनी बड़ी सेना के लिए आवश्यक सामान भी पर्याप्त मात्रा में साथ ले लिया गया। मई 1812 ईस्वी में जब सब तैयारियां हो गई तो 24 जून को अभियान शुरू हुआ। अपनी परंपरागत शैली के अनुसार रूसी सेना पीछे हटती गई। पीछे हटते समय रूसी लोग अपने खेतों एवं खलिहानों को जलाते गए ताकि शत्रु को अन्न और घास भी न मिल सके। 14 सितंबर को नेपोलियन मास्को पहुंच गया और 22 अक्टूबर तक वहीं रहा। अब तक उसको अधिक कठिनाई अथवा प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा था, परंतु अब रूस की कड़कड़ाती सर्दी ने उसके सैनिकों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। घास के अभाव में सैकड़ों घोड़े मरने लगे। मास्को से वापस रवाना होते ही रूसियों ने फ्रांसीसियों पर पीछे से जोरदार आक्रमण किया। हजारों सैनिक रोज मरने लगे। जो बचे थे उनको भरपेट भोजन नसीब नहीं हो रहा था। इस प्रकार उसे बहुत सी कठिनाइयाँ उठानी पड़ी और नेपोलियन अपनी विशाल सेना के केवल 20,000 सैनिकों के साथ वापस आ सका, अर्थात उसके 5,80,000 सैनिक मारे गए और किसी प्रकार का लाभ भी न हुआ। रूस के हाथों नेपोलियन की दुर्दशा की कहानी सुनकर दूसरे देशों
में भी जोश पैदा हो गया और उन्होंने नेपोलियन के विरुद्ध पुनः हथियार उठा लिए। नेक्स्ट था लिपजिंग का युद्ध। लिपजिंग का युद्ध मॉस्को अभियान के तुरंत बाद मॉस्को अभियान के तुरंत बाद यूरोप की कुछ शक्तियों ने चौथी बार फ्रांस के विरुद्ध गुट बनाया। बच्चों ये लिपजिंग का युद्ध है, टाइपिंग में शायद मिस्टेक हो गई है मुझसे, लिपजिंग है ये। मॉस्को अभियान के तुरंत बाद यूरोप की कुछ शक्तियों ने चौथी बार फ्रांस के विरुद्ध युद्ध गुट बनाया, जिसमें कौन थे? इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और रूस। इस गुट के सदस्य थे इंग्लैंड के सेनापति ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने स्पेन में फ्रांसीसी सेनाओं को परास्त कर राजधानी मैड्रिड पर अधिकार कर लिया। जोसेफ बोनापार्ट फिर स्पेन छोड़कर भाग गया। उधर अक्टूबर 1813 ईस्वी में रूस, ऑस्ट्रिया और फ्रांस ने मिलकर लाइपजिग के युद्ध में नेपोलियन को बुरी तरह से पराजित करके राइन नदी के उस पार खदेड़ दिया। 4 दिन तक चलने वाला यह युद्ध इतिहास में राष्ट्रों का युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। बच्चों यहाँ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, राष्ट्रों का युद्ध नाम से प्रसिद्ध है ये युद्ध। इसमें कौन कौन थे राष्ट्र? इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, रूस। ठीक है, इन्होंने नेपोलियन के विरुद्ध ये युद्ध किया था और इस युद्ध में नेपोलियन पराजित हुआ था। इसके बाद भी गुट के सदस्यों ने नेपोलियन को समझौते के लिए आमंत्रित किया था, परंतु नेपोलियन ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। तब रूस और फ्रांस की सेनाएं पेरिस में घुस गई। नेपोलियन को बंदी बना लिया गया, उसे सिंहासन से हटा दिया गया और एल्बा द्वीप में रहने के लिए भेज दिया गया। नेपोलियन को राष्ट्रों के युद्ध में पराजित कर उसको कहाँ भेजा गया? एल्बा द्वीप में भेज दिया गया। उसकी सम्राट पदवी को कायम रखा गया और एल्बा द्वीप का स्वतंत्र शासक भी उसे सौंप दिया गया। इस प्रकार नेपोलियन को पहली बार भयंकर पराजय अपमान का मजा चखना पड़ा। नेक्स्ट था वाटरलू का युद्ध। नेपोलियन की पराजय के बाद मित्र राष्ट्रों ने बोर्बो वंश के लुई 18वें को फ्रांस के सिंहासन पर बैठाया और फ्रांस के साथ अस्थायी संधि कर ली। विस्तृत संधि का काम वियना कांग्रेस को सौंप दिया गया। इसमें यूरोप के सभी प्रमुख देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए, परंतु फरवरी 1815 ईस्वी में नेपोलियन गुप्त रूप से एल्बा द्वीप से भागकर फ्रांस पहुंच गया। सैनिकों और पेरिस की जनता ने उसका शानदार स्वागत किया। लुई 18वां जल्दी से फ्रांस छोड़कर बेल्जियम भाग गया। नेपोलियन पुनः फ्रांस का सम्राट बन गया। मित्र राष्ट्रों ने तत्काल उसके विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। वेलिंगटन अपनी सेना के साथ प्रशियन सेनापति ब्लूचर से मिलने के लिए चल पड़ा। ऑस्ट्रियन सेना भी राइन की तरफ बढ़ने लगी। नेपोलियन ने अपने शत्रुओं को आपस में मिलने से पहले ही अलग अलग पराजित करने की योजना बनाई। सर्वप्रथम उसने ब्लूचर को बुरी तरह से पराजित किया। उधर उसके सेनापति ने वेलिंगटन को रोकने का असफल प्रयास किया। अंत में 18 जून 1815 ईस्वी के दिन वाटरलू के मैदान पर नेपोलियन और वेलिंगटन के मध्य घमासान युद्ध हुआ। दोपहर के बाद वेलिंगटन की सेना पस्त होने लगी, परंतु ठीक समय में पश्चिमी सेनापति ब्लूचर अपनी सेना सहित युद्ध मैदान पर पहुंच गया, जिसने युद्ध का पासा ही पलट दिया। अब नेपोलियन की सेना के पैर उखड़ गए और वह परास्त हो गई। नेपोलियन वहां से पेरिस भाग गया, परंतु इस बार पेरिस की जनता ने उसका साथ नहीं दिया। नेपोलियन ने अमेरिका भागने की योजना बनाई, परंतु वह अंग्रेजों के हाथों पड़ गया। अंग्रेजों ने उसे
सेंट हेलेना के द्वीप में बंदी बनाकर रखा। 6 वर्ष बाद 1821 ईस्वी में आधुनिक संसार के इस महान विजेता तथा रण कुशल सेनानायक की मृत्यु हो गई। उसी के साथ फ्रांस की क्रांति का अध्याय भी समाप्त हो जाता है। इस प्रकार देखते हैं कि नेपोलियन किस प्रकार से अपने शानदार विजयों के साथ जिया और अंत में वह उसका हाल भी बहुत बुरा हुआ और उसको 6 वर्ष तक सेंट हेलेना द्वीप में बंदी बनाकर रखा गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई थी। धन्यवाद बच्चों। ये नेपोलियन बोनापार्ट आपका ख़त्म होता है।